नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 78वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह काला दिन, इसमें हम देखते हैं कि निहत्थे भारतीयों पर जिस प्रकार ब्रिटिश शासन द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं और यहाँ से भारतीय लोगों में आंदोलन की भावना, ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो भी आंदोलन हो रहे थे उनके परिणाम स्वरूप जो भी यहाँ पर कार्यवाही ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है और इसके दूरगामी परिणाम निकल रहा है, उनके बारे में हम अध्ययन करने का इस व्याख्यान में प्रयास करेंगे। और प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके निकट एक स्थान हुआ करता था, जिस पर एक सभा आयोजित की गई थी जो कि शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश शासन के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो भी यहाँ पर सभा की जा रही थी। इस सभा में निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश शासन द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं और इसके बारे में हम जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इसके एक एक फैक्ट को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं क्या है। रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन बंगाल में विशेष रूप से प्रबल थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रॉलेट एक्ट से संबंधित जो कि काला कानून लाया गया था, जिसमें कि भारतीयों को बिना किसी वारंट के पकड़ा जाता था और राष्ट्र विरोधी बात को मद्देनज़र रखते हुए इनके द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां की जा रही थीं और इन्हीं गतिविधियों के चलते यह जो बात है वह निकल कर आई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय पर पंजाब में प्रथम विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी के प्रभाव से जनरल सेना में भर्ती तथा गदर आंदोलन के पश्चात जो भी अकाल की समस्याएं हुई, इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही आक्रोश जो कि भारतीय जनता में फैला हुआ था। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि भारतीय इतिहास में यह एक ऐसा दिन था कि इसने भारतीय उदारवादी जो भी नेता हुआ करते थे उनकी सोच को बदल दिया। और हम देख सकते हैं कि एक ओर यहाँ पर आर्थिक मंदी का समय छाया हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत में बहुत ही क्षति हुई थी, बहुत ही खर्चा हुआ था, साथ ही जन तथा धन की हानि हुई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी समय पर जनरल सेना में भर्तियाँ होती हैं जो कि अनैतिक रूप से होती हैं। गदर आंदोलन के पश्चात यहाँ पर अकाल की स्थिति होती है जो कि पंजाब को दुर्बल बना देती है। आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के कई जगह हिंसक घटनाएं घटी। पंजाब का जो क्षेत्र है इसमें रॉलेट एक्ट से संबंधित बहुत ही घटनाएं घटती हैं, चूँकि यहाँ पर क्रांतिकारी निकल कर आ रहे थे और इन्हीं क्रांतिकारियों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को सामने रखकर इस प्रकार की हिंसाएं की जा रही थीं। लोगों को पकड़ा जाता था और उनको जेल में ले जाकर प्रताड़ित किया जाता था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल दिवस पंजाब में पूर्ण समर्थन के साथ मनाया गया, जो कि हम देखते हैं कि 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी द्वारा जो भी यहाँ पर कार्यवाही की जाती है हड़ताल दिवस के नाम से यह मनाया जाता है और इसमें जो कि पंजाब की जनता थी उसके द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन दिया जाता है। एक सप्ताह के भीतर ही संपूर्ण पंजाब इस अधिनियम के विशेष से पूरी तरह प्रभावित हो गया। यानी इस प्रकार इसको टैकल किया जा रहा था कि जगह जगह पर लोग जो भी विरोध करते थे गांधी जी के एवज में, जो भी यहाँ पर आंदोलन होते थे उन पर कठोरता से जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको दबाया जाता था। इस हिंसक वातावरण को देखते हुए पंजाब में असैनिक सरकार ने पंजाब की बागडोर की सेना हाथों में ली। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंजाब की जो असैनिक सरकार थी, यानी बिना किसी सेना के यहाँ पर एक सरकार हुआ करती थी, इसकी बागडोर सेना के हाथों में ले ली जाती है, जो कि ब्रिटिश सेना के हाथों में ली जाती है। 9 अप्रैल 1919 का समय होता है जब सेना ने 2 प्रमुख कांग्रेसी नेता जो कि सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 अप्रैल 1919 का समय होता है, जो कि यहाँ पर जो नेता होते हैं जो कि यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और 2 नेताओं को रॉलेट एक्ट के माध्यम से बिना किसी कारण बताए, बिना किसी वारंट के सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी और अंग्रेजों के विरोध का दमन करने के लिए 13 अप्रैल
यानी 9 अप्रैल के बाद जो 13 अप्रैल आता है, 4 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है, जब सैफुद्दीन एवं सत्यपाल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के माध्यम से। तब इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है और इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है। जलियांवाला बाग ऐसा स्थान था जिसमें अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करता था और इसमें अंदर जाने के लिए एक छोटा सा केवल एक गेट था जिससे होकर लोग अंदर जाते थे और इसके अंदर बहुत ही जनता मौजूद थी। जैसे हम देख सकते हैं यह स्थान 3 तरफ से घेरे से घिरा हुआ था, यानी तीनों तरफ से यहाँ पर दीवार हुआ करती थी, केवल एक ही द्वार यहाँ पर हुआ करता था। इस सभा के दौरान जनरल ओ डायर ने वहाँ सेना के साथ उपस्थित हुए, यानी हम देख सकते हैं कि जैसे ही सभा हो रही थी और इसी गेट के माध्यम से जनरल ओ डायर अपनी सेना के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं तथा बिना किसी चेतावनी दिए नियति जनता पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दे देते हैं। इस गोलीबारी में लगभग 1000 लोग, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जनता मानी जाती है, लगभग 1000 लोग हताहत होते हैं और इस नरसंहार के पश्चात पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी इसी आज के समय में हम समझ सकते हैं आपातकाल की स्थिति पैदा करती जाती है कि जहां पर लोग इकट्ठे होंगे उन पर गोलियां चलाई जाएंगी और इस प्रकार की बातों को रखकर इस प्रकार के विरोध यहाँ पर होने लगते हैं। और यहाँ पर जो जलियांवाला बाग है, यहाँ पर बहुत भयावह स्थिति होती है। लोग यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए गिरते हैं और हम देख सकते हैं कि उस कुएं में बहुत से लोग यहीं पर मृत हो जाते हैं और जब वह कुएं के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर से भी इन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो भी दीवार हैं उन पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं और इसको आज के समय में मेमोरियल के रूप में स्थापित किया गया है ताकि इस बात को हम याद रख सकें। आगे देखते हैं इसके बारे में, इसके क्या परिणाम हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणामों को समझने का प्रयास करते हैं। इस नरसंहार की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध घृणा की ज्वाला भड़क थी। जहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार की क्रूरता ब्रिटिश सरकार के द्वारा फैलाई जाती है तो इसके विरुद्ध में घृणा की ज्वाला भड़क उठती है। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो कि इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उस उपाधि का त्याग कर देते हैं। वहीं सर शंकर राय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में यह सदस्य हुआ करते थे, इससे यह इस्तीफा दे देते हैं। इस घटना का सर्वत्र विरोध होता है। विरोध देखकर ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन, इसको आप याद रख सकते हैं कि हंटर कमीशन का जो गठन किस लिए किया गया था, जो कि जलियांवाला हत्याकांड है इसके अंदर से जो विरोध निकल कर आए इनकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है ताकि लोगों को यह सांत्वना दिलाई जा सके कि इस पर कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई पर, जिसने ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को सही बताया। यानी इस हंटर कमीशन के द्वारा जो भी बातें निकल कर आई, इसमें जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम था, चूँकि इनके ही जो कि अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा इस प्रकार की बातें रखी जाती हैं कि यह सब विरोध को दबाने के लिए किया गया था। अतः भारतीय जो कि विभिन्न प्रकार की अनैतिक गतिविधियां कर रहे थे, इस प्रकार की बातों को बतलाकर वह अपने आप को सही और साफ स्पष्ट कर देते हैं और इस प्रकार की घटना से ब्रिटिश अधिकारियों के जो दृष्टिकोण को सही बतलाया जाता है। इस घटना ने भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि यह जो कांड था यह सबकी आंखों देखा था और इस प्रकार की अनैतिक कार्य को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियाँ परिवर्तित होती हैं। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार का विरोध अत्यधिक तीव्र और उग्र हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में यानी इसी समय पर हमें खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के रूप में परिलक्षित जो कार्य होते हैं वह आगे बढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो जलियांवाला हत्याकांड है बहुत ही प्रमुख है। इससे भारतीय जनचेतना का विकास हुआ, राष्ट्रवाद की भावना और भी अधिक विकास हुआ, क्रांतिकारी यहाँ से निकल कर आए। हम देख सकते हैं कि इसी के दौरान जो भी आतंकवादी जो कि
आतंकवादी प्रकार की जो गतिविधि इनके द्वारा की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इससे जो कि भारतीय क्रांतिकारियों का जो निकल कर आए और उनके द्वारा और विशेष रूप से यहाँ पर विरोध किए गए। इससे ही हम देख सकते हैं सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी निकल कर आते हैं और भी यहाँ पर क्रांतिकारी भावना का विकास होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं मुख्य बिंदु जो कि आपको याद रखने हैं। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी और स्थान है अमृतसर, और जलियांवाला बाग को आप याद रख सकते हैं जिसको मेमोरियल के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर हम एक चीज़ और याद रख सकते हैं, रॉलेट एक्ट को याद रखना है आपको, और इसके लिए जो भी कमीशन बैठाया गया था वह हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। और इस प्रकार हम जो कि नाइटहुड की उपाधि एवं गांधी जी द्वारा भी इसकी आलोचना की गई थी, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह छोटा सा प्रयास आपको समझ आया होगा। यदि आप इस प्रकार के लेक्चर और चाहते हैं और इस प्रकार की बातें जो भी परीक्षाओं से संबंधित है लोगों तक फैलाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि इस प्रकार के ज्ञान के लिए असक्षम हैं, उन तक इन बातों को फैलाने का प्रयास कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।